इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ सही कौन है, बायर या सेलर? क्लियर है? अब सेकंड पार्ट पढ़िए क्वेश्चन का। Whether Mr. Das would be able to get the money back or the right kind of food as required serving his purpose. Yes, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर कहता है कि आप सामान भी वापस कर सकते हैं और आप इसमें सेक्शन 16 कोट करेंगे। कितने लोगों को सेक्शन 16 क्लिक कर गया? हाथ उठाइए। वेरी गुड। नहीं क्लिक करा तो अभी सुन लीजिए कि कैविएट एम्पटर का सेक्शन है 16 और उसके एक्सेप्शंस पर ही क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी। Everybody please pay attention. Mrs. Geeta went to the local rice and wheat wholesale shop and asked for 100 kgs of basmati rice. The shopkeeper quoted the price of the same as rupees 125 per kg, to which she agreed. Mrs. Geeta insisted that she would like to see the sample of what will be provided to her by the shopkeeper before she agreed upon such purchase. यहाँ तक का क्वेश्चन कहता है कि मिसेस गीता एक ग्रोसरी शॉप पे गई, उन्होंने 100 किलो बासमती राइस मांगा, शॉपकीपर ने 125 रुपये प्रति किलो बताया। मिसेस गीता ने कहा मुझे सैंपल दिखा दो। यहाँ तक क्लियर है? इसी प्रकार से कुछ हम और हमारी फैमिलीज भी परचेजिंग करते हैं। कंटिन्यू। The shopkeeper showed her a bowl of rice as sample. The sample exactly corresponded to the entire lot. अब उन्होंने एक बोल दिखाया, सैंपल जैसे दिखाते हैं दुकानदार कि ये देख लीजिए मैडम, और अगली लाइन बहुत ध्यान से पढ़िए। द सैंपल एग्जैक्टली करस्पॉन्डेड टू द एंटायर लॉट। उनको जो बोरी भर के दी वो और सैंपल सेम था। बस इतनी ही होनी चाहिए ना रिक्वायरमेंट? बोलो हाँ या ना। कंटिन्यू। The buyer examined the sample casually. अब आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। वो कह रहे हैं बायर ने कैजुअली देखा। कैजुअल जैसे आप लोग कभी क्लास में हो जाते हैं, बैक बेंचर्स खास तौर पे, कि भैया मोबाइल में कैलकुलेशन के लिए निकाला है, मोबाइल कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए, वो घुस जाते हैं अपन इंस्टा में, व्हाट्सएप में। ये होती है कैजुअल पढ़ाई, माने नेग्लिजेंस, मतलब ध्यान नहीं देना जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उस पर, है ना? यस, यस और नो? तो वो गलत है क्योंकि वो आपको नुकसान देगा। तो ऐसे ही वो जो लेडी है मिसेस गीता, उन्होंने ऐसी मांगा तो सही, सैंपल पर देख कैजुअली लिया। आगे। Without noticing the fact that even though the sample was that of basmati rice, but it contained a mix of long and short grains. खुद ही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने को आंसर समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में ही आंसर होता है। आप लोग थोड़ा ध्यान से फोकस तो करिए, हर लाइन को हिंदी में कन्वर्ट करके अपने दिमाग को समझाइए। वो कह रहे हैं, अभी तक सारी स्टोरी आपको क्लियर है कि बायर ने सामान देखा बट नेग्लिजेंटली, और उसमें था तो वो बासमती राइस, बट कुछ दाने लंबे थे कुछ छोटे थे। अब आंख देखकर आंखों से दिख रहा है, वहाँ कुछ नहीं बोली वो लेडी और घर ले गई। अब घर पे जाके कोक बोल रहा है कि ये सामान ठीक नहीं है, तो क्या सेलर वापस लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। बताइए, आपने कॉमन सेंस से आंसर कर दिया कि नहीं? तो सोगा प्योर कॉमन सेंस है। बस कहीं कहीं जाके उसके रूल आज की रियल लाइफ पे प्योर अप्लाई नहीं होते, अदरवाइज वो प्योर कॉमन सेंस है। अगर आप भूल भी जाएं सेक्शन तो कम से कम कॉमन सेंस से आंसर लिख के आइएगा। 100% पेपर ना करना लॉ का पेपर चेकर को इतना गलत इंप्रेशन देता है कि या तो बच्चा मिसमैनेज्ड है, इसकी स्पीड खराब है, टाइम पे काम नहीं कर पाया, ये इसको कम शब्दों में बात कहना आता नहीं है। वरना 1 घंटा पेपर में बचा है और 4 क्वेश्चन बचे हैं तो आप दो लाइन लिखकर भी पेपर कंप्लीट कर सकते हो। बट आपको रोकना आता ही नहीं है अपने आप को कि यहाँ पे रुक जाऊँ और मैं कम बोलूँ, हाँ या ना। इसीलिए क्लास में नोट्स बनवाए जाते हैं। The rice would not taste the same as the quality of rice was not as per requirement of the dish. जैसे कुक ने कहा कि हमें जैसी डिश बनानी थी मैम, वैसा नहीं बन पाएगा ऐसे चावलों से, स्वाद सेम नहीं आएगा, जो कि फैक्ट होता है। आगे। Now, Mrs. Geeta wants to file a suit of fraud against the seller, alleging him of selling mix of goods and cheap quality rice. Now, Mrs. Geeta चाहती हैं कि वो फ्रॉड का केस करें, एलिजिंग माने आरोप लगाते हुए कि आपने मिक्स ऑफ गुड्स बेचे हैं, कुछ अच्छी कुछ चीप क्वालिटी। क्या विल शी बी सक्सेसफुल? नो। तो पूरी क्लास को इसका आंसर पता ही होना चाहिए। बताओ इसमें क्या टफ था? तो अगर आप लोग क्लास को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, सोगा में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन और इससे भी लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं।
उनके अंत में होता तो कंसेप्ट छोटा ही है, बट वो बातों को इतनी डिटेल में बताते हैं कि अपन बह जाते हैं उसमें कई बार। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि काम की बातों को आप पेंसिल से मार्क करते चलें पेपर में और करें। अगला, ये मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है और जुलाई 21 का एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन है। आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेशन के थ्रू, जो PDF आपको प्रोवाइड की गई है उसके थ्रू, आपका एक मॉक टेस्ट हो चुका है उसके थ्रू, और अभी 2 मॉक टेस्ट होंगे और अभी रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके थ्रू आप पूरे पास्ट 15 ईयर का एक एक क्वेश्चन करके पेपर के अंदर पहुंचेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ये बच्चे नहीं कर पाते हैं आपका, तो क्या आप ये आंसर कर पाएंगे? तो इसका उत्तर ये है, सेक्शन 16 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेट द बायर बिवेयर, क्रेता सावधान रहे। व्हेन अ बायर इज परचेजिंग गुड्स सोल्ड थ्रू सैंपल, इट इज द बायर्स ड्यूटी टू क्लियरली check the goods as per his or her own requirement. In the given question, seller had displayed the sample clearly to the lady. She did the inspection casually, so she cannot hold the seller responsible because the goods corresponded with the bulk. ये लाइन आंसर में आना ज़रूरी है। अगर बोरी में घर जाके कुछ और निकलता तो बिल्कुल वो वापस कर जाती, निकला वही जैसा सैंपल था तो वो वापस नहीं कर सकती। इज़ दैट क्लियर? तो अब आप इसको किसी भी शब्दों में लिख दें। सेक्शन 16 कोड करना ज़रूरी है और मुख्यतः डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पटर लिखना ज़रूरी है, उसके बाद नंबर मिल जाएंगे। चलिए एक और केस स्टडी करते हैं। ये मॉड्यूल की ही है और RTP मतलब रिविजन टेस्ट पेपर May 21। Mrs. G bought a tweed coat from P. When she used the coat, she got rashes. ट्वीड कोट का मतलब होता है, सर्दियों में कोट पहनते हैं ना लोग, तो बस वो कोट का एक वैरायटी है वो। She used the coat, she got rashes on her skin as her skin was abnormally sensitive. But she did not make this fact known to the seller, that is P. Mrs. G filed a case against the seller to recover damages. Can she recover damages under the Sale of Goods Act 1930? अब केस क्या है? एक लेडी हैं, उन्होंने एक कोट खरीदा सेलर से और उनको हो गए रैशेस। ये बात उन्होंने सेलर को नहीं बताई कि मेरी स्किन सेंसिटिव है और मुझको इसमें पॉलिएस्टर अगर है या कोई ऐसा फाइबर है जो मुझे सूट नहीं करता तो मेरे को रैशेस हो जाते हैं। सेलर कैसे इमेजिन कर सकता है? तो बताइए सीधा सीधा कौन सा सेक्शन है? 16, डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पटर, क्रेता खुद सावधान रहे। जैसा आपको सामान चाहिए वैसा आप देखिए, क्योंकि ऑर्डिनरीली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी और एनीथिंग कि गुड शुड सूट अ पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द बायर। सेलर की कोई ड्यूटी नहीं है कि वो जाने अंतर्यामी बन के कि बायर को क्या दिक्कत है, उसको कैसे गुड चाहिए। ये किसका काम है सेलेक्ट करना? बायर का। तो बस सीधा सीधा काम है। नाउ आप इसमें कंडीशन का भी बेस लगा सकते हो कि देयर इज़ नो कंडीशन एज फॉर यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और आप कैवियर टेम्पटर भी कह सकते हो। दोनों एक ही चैप्टर के यूनिट हैं, किसी भी बेस को लेके आप आंसर दे सकते हो। कितने लोगों को ये बन गया? हाथ उठाएंगे। मुझे दिखाने के लिए नहीं, ऑनेस्टली बना या नहीं बना, तो बस होगा कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट केस स्टडी, चलिए देखते हैं। सिर्फ पिक्चर देख के कोई पकड़ लेगा क्या? बूझो तो जाने कौन सा पॉइंट पे क्वेश्चन है? होलसमनेस। खाद्य पदार्थों में आपने एक कंडीशन पढ़ी थी होलसमनेस, हाँ या ना? और कैवियर टेम्पटर का भी एक्सेप्शन है कि गुड शुड बी मर्केंटेबल। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे पढ़िए। A person purchased bread from a baker's shop. The piece of bread contained a stone in it which broke by a tooth while eating. What are the rights? क्या हुआ कि उसके अंदर एक स्टोन था, और स्टोन ऐसा था कि खाने में उसका दांत टूट गया। What are the rights available to the buyer against the seller under the Sale of Goods Act 1930?
तो आप इसको कंडीशन का बेस बना के भी बोल सकते हैं कि कंडीशन एज टू होलसमनेस टूटी है, तो इस ब्रीच के चलते वो गुड्स वापस कर सकता है, अपनी प्राइस रिकवर कर सकता है और डैमेजेस हर्जाना भी ले सकता है जो डॉक्टर के यहाँ का उसका पेमेंट लगा होगा। इज दैट क्लियर? और आप इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पटर का भी हवाला दे सकते हैं कि उसका भी एक्सेप्शन है कि गुड्स ही अगर होलसम नहीं है तो बायर कैसे केयरफुल रहे। तो आप दोनों में से कोई भी बेस ले सकते हैं, दोनों को ही सही माना जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो ऑलमोस्ट सेम है, ये वाला पढ़ते हैं। ये आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन है। A contract with B to buy 50 chairs of a certain quality. B delivers 25 chairs of the type agreed upon and 25 chairs of some other type. Under the circumstances, what are the rights of A against B under the Sale of Goods Act 1930? क्वेश्चन अपन अपने आप को क्वेश्चन हिंदी में सुनाते हैं। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया 50 चेयर खरीदने का। बी एक सर्टेन क्वालिटी की उन दोनों में बात हुई। बी ने 25 चेयर तो वैसी ही दी और 25 चेयर किसी और टाइप की दे दी। तो बताइएगा क्या चेयर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डाइनिंग टेबल की बात नहीं हो रही है, चेयर्स की बात हो रही है। तो व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए एंड बी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट? तो आपको सीधे ये बोलना है कि जो दिखाया डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हुआ तो वापस करने का हक है। 25 चेयर हम वापस कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि पूरी की पूरी वापस कर दें। अगर हमारे घर में कोई प्रोग्राम है और 25 चेयर अलग और 25 चेयर अलग हमें नहीं काम आ रही हैं तो हम पूरी भी वापस कर सकते हैं और हम खाली 25 भी वापस कर सकते हैं। हाँ या ना? क्यों वापस कर सकते हैं? वाई? क्योंकि जो कहा था वैसा नहीं निकला, जैसा डिस्क्राइब किया था गुड्स को वैसा नहीं निकला बस। तो कंडीशन ब्रेक हुई है। तो कंडीशन का लिख के आप हवाला कि कंडीशन शांत। यूनिट नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी। शांत हो जाएं। जो व्यक्ति गुड्स का मालिक है, कोई भी गुड्स में टूट फूट होती है या नष्ट होते हैं गुड्स तो वही व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब गुड्स डिस्ट्रॉय हुए उस वक्त मालिकाना अधिकार किसका था। जिस वक्त गुड्स डिस्ट्रॉय हुए उस वक्त उसका मालिक कौन था, ये जानना बहुत आवश्यक है। दैट्स वाई ये चैप्टर इस बात में डील करता है कि ओनरशिप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांसफ़र होती है। फिर से अनुरोध है, जब तक मेरा चैप्टर ना ख़त्म हो जाए मॉड्यूल में ना झांकें, और झांकें तो अपनी रिस्क पर। तो ओनरशिप जो ट्रांसफ़र होती है उसमें अपने को ध्यान देना है कि पहले मैं आपको अभी लिखना नहीं है, स्पेसिफिक गुड्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हम लोगों ने गुड्स की 3 वैरायटी पढ़ी थी। एक जो हम छांट के अलग कर लेते हैं या आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्पेसिफिक, एक बिना छाटे हुए गुड्स जैसे ढेर में पड़ी हुई भिंडी, ढेर में रखे हुए आलू जिसको आपने छांटा नहीं है, दैट इज़ अनअसर्टेन। और तीसरा आपने पढ़ा था एक असर्टेन, एक अनअसर्टेन और स्पेसिफिक। ये आपने पढ़ा था एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए। और फिर आपने पढ़ा था फ्यूचर गुड्स जो अभी तक बने ही नहीं हैं और कंटिंजेंट जो किसी कंडीशन पे निर्भर है। सीधे बैठ जाओ सब। जैसे ही पढ़ने का मन कम हुआ करे ना तो अपनी राइट नॉस्ट्रल बंद कर लिया करो और लेफ्ट नॉस्ट्रल से 2-3 मिनट तक, 2-3 बार तक सांस लिया करो। वापस आपका ध्यान वहीं केंद्रित हो जाएगा। आपको पढ़ने बैठने के पहले भी डेली ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही आप अगर ब्रीदिंग करेंगे तो आपके दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो जाएंगे, दोनों साइड्स, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन will get activated. You will think better, decide better, analyze better. तो आपको हमेशा पढ़ने के पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल की ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। So let me come back to the point. Ownership transfer in case of specific goods. अब मैं असर्टेन मतलब जो छांट के हमने अलग करें और स्पेसिफिक को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रही हूँ।
तो 3 कंडीशंस पूरी होने पर गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। नंबर 1 पर है 2 पार्टीज़ के बीच की इंटेंशन। अगर सेलर और बायर के बीच में बातचीत होकर ये तय हो गया, लिखित में हो या ना हो ये कहीं नहीं लिखा है, अगर ये तय हो गया कि अब तुम मालिक हो, मैं तुम्हें गुड्स बेच रहा हूँ, ये इंटेंशन आप सर्कमस्टेंसेस से भी देख सकते हो, उनकी बातचीत से भी देख सकते हो, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी देख सकते हो। तो सबसे पहला मैंने पॉइंट बोला है इंटेंशन ऑफ पार्टीज। दूसरा, पार्टीज ने गुड्स को तैयार कर दिया है, डिलीवरेबल स्टेट। जैसे मैं एक किसान हूँ, मैंने गेहूँ उगाया। अगर आपने कभी अपनी पढ़ाई के दौरान ये देखा हो बुक्स वगैरह में या रियल लाइफ में कि गेहूँ सीधे बोरी में नहीं पैक हो जाता, पहले वो ढेर में रखा जाता है, फिर उसकी काफ़ी सारी प्रोसेसिंग उसमें इन्वॉल्व होती है, हाँ या ना। तो डिलीवरेबल स्टेट कब कहेंगे? जब उसको छान के, कंकड़ बीन के, उसकी ग्रेडिंग करके कि ये छोटा दाना है, ये बड़ा दाना है, ये वैरायटी, और फिर बोरी में जब पैक कर दिया, उसको कहेंगे डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट माने बिल्कुल देने योग्य अवस्था में वो आ गया। पहली कंडीशन मैंने क्या बोली? इंटेंशन होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोली? डिलीवरेबल स्टेट। और तीसरा मैंने बोला गुड्स आर असर्टेंड। जैसे कि मेरे पास 50 बोरियां रखी हैं, मेरे पास कोई ख़रीदार आया, मैंने 2 बोरी उसके लिए वहाँ रखवा दी साइड में कि ये आपकी बोरियां हैं, इस छांटने को बोलते हैं असर्टेंड। तो कितनी कंडीशन बोली मैंने? पहली इंटेंशन, दूसरी, तीसरी। 3 काम पूरे होने के बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। फिर से सुनेंगे। 3 कंडीशन पूरी होने के, अलग अलग गुड्स में रूल्स अलग हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स के नियम। 3 रूल्स क्या हैं? पहला इंटेंशन ऑफ पार्टीज, दूसरा और तीसरा असर्टेन। ये तीनों चीज़ें पूरी होने पर ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, और ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई तो गुड्स कहाँ रखे इससे मतलब नहीं है, पैसे दिए इससे मतलब नहीं है, उठा के ले गए कि नहीं इससे मतलब नहीं है। नुकसान कौन सहन करेगा? जो मालिक होगा। अच्छे से उतार लो गले में, दिल में। फिर से सुनो। स्पेसिफिक गुड्स हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जब आप गुड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये वाले गुड्स मैं आपके साथ डील करने वाला हूँ, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। तो उनकी सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है? नंबर 1 पे है इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, जब दोनों पार्टीज की इंटेंशन हो जाए, हाँ या ना। नंबर 2 पे है गुड्स देने योग्य हालत में आ चुके हैं, डिलीवरेबल स्टेट। और तीसरा, गुड्स को छांट के ढेर से अलग करके रख दिया है। जब तीनों चीज़ें क्यूमुलेटिव होंगी तब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। बोलो हाँ या ना। जब तीनों चीज़ें क्यूमुलेटिव होंगी तब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। पूरी क्लास सीधे बैठेगी, कुछ नहीं लिखना है किसी को इस वक्त। ऑनलाइनर्स जो घर पे हैं, आपको इस वक्त कुछ नहीं लिखना है, कीप लिसनिंग। सबसे पहला एग्जाम्पल, ए ने बी को 1 बोरी गेहूं बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया और बिल बना दिया। उसके पास ये पूरा जो लॉट है ये ढेर में रखा था। क्या कोई गेहूं आप खरीदते हो तो ऐसे मुट्ठी भर भर के घर लाते हो क्या? आपको वो बोरी में पैक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। उसने इस ढेर में से अभी छोटा जो देना है इसको वो नहीं निकाला था, और बोरी को भी स्टिच करके जो कंप्लीट करके रखते हैं वो भी नहीं किया था। तो 3 कंडीशन में से कितनी कंडीशन पूरी हुई है? इंटेंशन वाली। कौन सी 2 बची हैं? तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई कि नहीं हुई? बात करते करते शाम हो गई तो बायर ने कहा मैं कल आता हूँ। बिल बन गया था, रात को आग लग गई। नुकसान किसका?
मैंने पहली लाइन कही थी कि नुकसान उसका होगा जो मालिक होगा। मैंने दूसरी लाइन ये कही थी मालिकाना अधिकार ट्रांसफर तीनों कंडीशन पूरी होने के बाद होगा। कंडीशन नंबर 1 पूरी हो गई, इंटेंशन, बोलो हाँ या नहीं। क्या गुड्स अभी डिलीवरेबल स्टेट में हैं? क्या गुड्स छांटे गए? तो कैसे ओनरशिप ट्रांसफर होगी? ओनर कौन रहा? तो नुकसान भी किसका? बिल बनने से कुछ नहीं होता। इज दैट क्लियर एवरीवन? रो नंबर 1, रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई? आपसे गलत उत्तर अपेक्षित नहीं था, उत्तर सही देना चाहिए था। रो नंबर 2, वॉइस, हाउ मेनी आर क्लियर? बताओ कितनी कंडीशन पूरी होगी, नाम बोलो। पहली इंटेंशन बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बोलो, एक ही बात है। दूसरा असर्टेन, छांटना है। तीसरा डिलीवरेबल स्टेट। रो नंबर 3 इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? कंटिन्यू लिसनिंग, डोंट राइट। 1 का बी, ए ने बी को 1 बोरी गेहूं बेचने की बात की। ढेर में से उसने बिल बना दिया और छोटा ढेर छांट दिया कि ये वाले तुम ले जाना, बट अभी उसका वर्कर नहीं था तो बोरी पैक नहीं करा पाया। कौन सी चीज रह गई? तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई, रात को आग लग गई। कौन नुकसान सहन करेगा? एग्जाम्पल नंबर 3, सुन लो पहले, सुन लो। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है हर प्रकार की चीज जो होनी चाहिए वो कंप्लीट हो गई है। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब सिर्फ बोरी पैक करना नहीं होता, सीधे बस आप ऑटो में रखने ही वाले हो, इतना सब हो गया है, ये उसको कहते हैं डिलीवरेबल स्टेट। इसलिए बिना सुने बोलने की आदत सीए बच्चों की नहीं होना चाहिए। ए ने बी को गुड्स बेचे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। असर्टेन या अपोर्शन, अपोर्शन भी उसका ऑलमोस्ट पर्यायवाची है। असर्टेन या अपोर्शन, उसने उसका ढेर अलग कर दिया। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आने के लिए उसने बोरी पैक कर दी, बोरी का वजन होना शेष रह गया था। तो उसने कहा मैं बोरियां वजन करवा रहा हूं। तो बायर ने कहा कि मैं लेट हो रहा हूं, कल सुबह आता हूं। तो बोरी पैक हो गई थी, पर क्या उसका वजन हुआ था? मतलब क्या वो परफेक्ट डिलीवरेबल स्टेट में थी? और रात को आग लग गई। नुकसान कौन सहन करेगा? इसलिए तोल मोल के ही बोल। जिन लोगों ने पहले बायर बोला है, ऐसी तत्परता एग्जाम में मत दिखा देना कि क्वेश्चन सुनने के पहले अरे हम तो बहुत ही पढ़ के आ गए मैडम से, है ना भाई, सीधे आंसर लिख दिया। क्यों नहीं हुआ यहाँ पर? क्योंकि वह नहीं हुआ था, कोई भी कार्य शेष रह गया है, मतलब गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। ऑल राइट, अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ और अब मैं कहूँ कि वह वगैरह सब हो गया था। उसने कहा आप ये 2 बोरी ले जाइए। बायर ने कहा मेरे को लेट हो रहा है, मैं कल सुबह आता हूँ, आप मेरी बोरी साइड में रखवा दो, आप नहीं भी मिले तो मैं वर्कर से बोल के ले जाऊँगा बोरी। और रात को आग लग गई। तो गुड्स कहीं भी रखे हो, नुकसान किसका? बायर का, क्योंकि मालिक बन चुका था। क्या आपको बात समझ में आई? तो प्योर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, प्योर कॉन्सेप्ट है सोगा, और आप ही से होगा। चलिए लिख लिया आपने, लिखना स्टार्ट करिए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। फटाफट चार्ट बनाइए क्विकली। बात बन, चार्ट बनाइए। स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के केस में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेक्शन मैंने लिखा ज़रूर है, बट कोई फ़ायदा नहीं है याद रखने का। सेक्शन 18 to 26 ओनर बेयर करता है रिस्क, ये बात अपने को बस पता होना चाहिए, और बाकी का आगे लिखें। उधर से लिंक अप करके मत पढ़िए। चलिए पहला एग्जाम्पल लिखिए फटाफट स्पीड में।
फटाफट। यस बेटा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। Where seller has to weigh, measure, test or do some act on goods to ascertain the price, property does not pass till such act is done and buyer notified. Second point लिखना है आपको। Yes, 11th August is compulsory class. Where seller has to weigh, measure, test, seller को कोई भी कार्य करना बाकी है तो हम उसे deliverable state नहीं मानेंगे, प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। हाँ बेटा, हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि उससे इसको डिसजंक्टेड रखो। जब इसके क्वेश्चंस आएंगे ना तो यहाँ पे वो लोग स्पेसिफिकली पूछेंगे, वे हो गया, मेजर हो गया, तो इससे आप समझ जाओगे वो एक जनरल कॉन्सेप्ट था और ये स्पेसिफिक सेक्शन है, तो दिस प्रिवेल्स, दिस इज़ मेन। वो तो उस समय की बात इसलिए थी कि आपके दिमाग में ये बात बैठे कि अगर वहाँ भी अगर आप देखो तो एग्रीमेंट हो गया, सामान उठा के ले गया आदमी, इसका मतलब डिलीवरेबल भी हो गया, असर्टन भी हो गया, तभी तो उठा के ले गया। तीनों कंडीशन हो गई ना, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। पैसे वो नहीं भी दे रहा था तो भी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, तो असर्टन हो गया था, मतलब डिलीवरेबल स्टेट में रखा था, मतलब तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग पड़ा था, बट ये जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये और वो सेम ही है। ये लिख लिया एवरीवन? अरे नो क्यों यार, इतनी धीरे धीरे क्यों लिखते हो? अब इसमें एक शब्द आया अपोर्शन। अपोर्शन का मतलब क्या है? छांटना, ढेर में से सामान को सिलेक्ट करना, इसको क्या बोलते हैं? असर्टन या अपोर्शन। इसकी आप फोटो क्लिक करिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अपोर्शन करने का मतलब क्या? प्लीज़ क्लिक द पिक्चर एंड मेरी सेकंड क्लास के पहले आप ब्रेक में इसको लिख के रखेंगे। जल्दी जल्दी खाना खाया कीजिए, ये वाला समय वेस्ट करने के लिए नहीं है। लिख लिया सबने? अपोर्शन या अपोर्शनमेंट कहें या अप्रोप्रिएशन कहें, इसमें मैंने लिखा है इट मीन्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बायर एंड सेलर। ऑलराइट, अपोर्शनमेंट की व्याख्या। उसके बाद इसकी फोटो खींचिए, डायरेक्ट क्वेश्चन, अपोर्शनमेंट का विस्तार। 4 मार्क के क्वेश्चन में डेफिनेशन भी लिखनी है और ये भी लिखना है। इसके पहले वाली स्लाइड में पुनः शो कर रही हूँ। अपोर्शनमेंट का मतलब गुड्स को छांटना और बात तय करना कि ये वाले गुड्स तुम्हारे लिए हैं, बायर को बता देना, और ये पॉइंट्स हैं कि उसकी क्या क्या एसेंशियल्स हैं। आप इसको लिख के रखेंगे, मैं डिस्कस सेकेंड वाली क्लास में करूँगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।